और अब कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन। हमारा अतीत का पाठ 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है पदम चंद जी द्वारा और समीक्षा की है सत्यवती जी आचार्य ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर सकुशल होंगे, घर पर रहते हुए खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 17वीं से 19वीं सदी के मध्य विदेशी ताकतें अपने पैर भारत जैसे विशाल देश में फैला चुकी थी। इन अंग्रेजों ने कई दशकों तक भारत पर शासन किया, खूब व्यापार किया और पैसा कमाया, लेकिन हमारे देश के महान व्यक्तियों के संघर्ष से अंग्रेजों को आखिर भारत से जाना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रकार की कुछ घटनाएं और जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं। आपको जानकारी होगी कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए हर एक प्रकार की नीतियां अपनाई। अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ के राजाओं और नवाबों को अपने अधीन करना जरूरी था। इसके लिए अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, टीपू सुल्तान से युद्ध लड़े और जीत प्राप्त की। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को मजबूत करने के लिए इस तरह के कई प्रयास किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को भारत में जड़ें फैलाने नहीं दी थी। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए और एक दिन ऐसा हुआ कि वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी विषय पर कुछ जानकारी लेकर आए हैं, साथ ही उन कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर इतने वर्षों तक शासन किया। बात सन 1600 की है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि ब्रिटेन की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस इजाजतनामे के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, लेकिन यह शाही इजाजतनामा दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। इसलिए धीरे धीरे अफ्रीका, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में सामने आने लग गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू कर दी। व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो आइए देखिए यह सब कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी, जो कि वर्तमान में बंगाल में है, के किनारे शुरू की। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी हद तक बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। इसी बीच मुर्शिद कुली खान के बाद अली और वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। दूसरी तरफ कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का लगातार प्रयास कर रही थी। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी
फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। इससे हालात बिगड़ते गए और नतीजा प्लासी का युद्ध शुरू हो गया। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके इशारे पर काम करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। इससे कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया। इसके बाद क्या हुआ? नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी हमला बोल दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने नेतृत्व में सेना को रवाना कर लिया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की निर्णायक हार हुई। नवाब की हार का कारण सेनापति मीर जाफर द्वारा युद्ध नहीं करना था और अंग्रेजों की तरफ शामिल हो जाना था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाने की बात कहकर मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। तो प्यारे बच्चों, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता दिखाना जरूरी था या पड़ता था। हुआ यही, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तभी मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई में नवाबों को हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तब कंपनी ने अपने इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने व्यापारिक अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है। कंपनी ने किसी अनजान इलाके में सीधे सैनिक हमले कभी नहीं किए। कंपनी द्वारा किसी भी भारतीय रियासत को अधीन करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी की हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार बिल्कुल नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को अपना आधा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। जब जब कंपनी ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे महान शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर
काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात रोक दिए। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद के लिए अपने सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना बहुत जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्री रंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने लगी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता, जो पुणे में रहता था। उस समय महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1884 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तक पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी रियासतें अंग्रेजों के हाथ में चली गई। प्यारे बच्चों, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग उस समय बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में एक न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी, दूसरी दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। 1773 में रेगुलेटिंग कानून के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से भी पता चलता है। उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। उनका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। हाशिए का मतलब यह अलग कर दिया गया, एक तरफ कर दिया गया। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही तोड़ेदार बंदूकों का प्रयोग कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में शक्तिशाली बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई बाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था,
भाप से चलने वाले जहाजों में यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 68% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के भूभाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं गृह कार्य की। आज हमने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार, नीति और प्रभावी सत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त। इस जानकारी के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने का कार्य आप घर पर करें। इसके लिए घर में आपसे बड़े कोई भी शिक्षण जो जानकारी रखते हैं या आपके अध्यापकों के मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। इस कार्य को विद्यालय खुलने पर अपने शिक्षकों से जरूर जांच करवाएं। विषय अध्यापकों से अनुरोध है कि आप बच्चों का कार्य अवलोकन करने या जांचते समय उनके प्रयासों की सराहना करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान करें। गृह कार्य इस प्रकार है। ऐसे क्या कारण थे जिससे यूरोपीय देश भारत में ही अपना व्यापार करने पर मजबूर थे? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नवाबों और कंपनी के मुखियाओं के बीच किस प्रकार के रिश्ते थे? भारतीय नवाबों की कंपनी के प्रति किस प्रकार की सोच थी? क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति की मुख्य 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी और बक्सर युद्ध होने के क्या कारण थे? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिना लड़े व्यापार कर सकती थी? अगर हाँ तो किस प्रकार? कोई 5 तरीके लिखे। तो प्यारे बच्चों, आगे हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, इस पाठ में हमने प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में जाना और ये भी जाना कि व्यापार को स्थापित करने व आगे बढ़ाने के पीछे कितने युद्ध हुए, कितनी अलग अलग रणनीतियां बनी। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ना और इसे वर्तमान में व्यापार किस तरह होता है उससे जानने की कोशिश करना। आप किसी भी एक व्यापार को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करना, जैसे प्याज का कारोबार, घरेलू मसालों का व्यापार। शिक्षक ने होमवर्क तो दे दिया है, इसलिए ज्यादा काम मैं नहीं दूंगी।